अब अगला डिस्कशन अपना, पहले पुराना थोड़ा सा रिपीट कर दूं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये हमारी स्टेबिलिटी थी, एक डिस्कशन ये है। दूसरा डिस्कशन हमारा कि ग्राफ में फीजिबिलिटी पता करने का तरीका, प्रोडक्ट शुड बी मोर स्टेबल, मोर स्टेबल मतलब मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मतलब मोर बाइंडिंग एनर्जी। हमारा डिस्कशन ये था, फीजिबिलिटी पता करनी है तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगी, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होना मतलब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होना। क्यों? क्योंकि E ऑफ रिएक्टेंट और E ऑफ प्रोडक्ट आपस में बराबर है, इसीलिए हम डायरेक्ट ऐसा कह पा रहे हैं। जबकि मोर बाइंडिंग एनर्जी डजंट इंप्लॉय मोर स्टेबिलिटी, ये हम पहले बात कर चुके थे। ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होना मतलब ज्यादा स्टेबल होना नहीं है, लेकिन ये कब की बात चल रही है? जब E डिफरेंट हो। रिएक्शन में तो हर जगह ये सेम ही होंगे, तो यहां हम सीधे ये मान सकते हैं कि मोर बाइंडिंग एनर्जी मतलब मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी मोर देन मास ऑफ प्रोडक्ट। तो Q वैल्यू निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले आए, एक डेल्टा एम सी स्क्वायर और यहां मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट सी स्क्वायर, या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सी, सॉरी, ये ऑर्डर बदलना इत्तेफाक नहीं है, होना ही था, क्योंकि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है उसका मास कम होगा, तो जिसकी बाइंडिंग प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो प्रोडक्ट का मास कम होगा, तो ये इधर मैप करता है, ये इधर मैप करेगा। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अब जब हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो पहला तो न्यूक्लियर मासेस एंड पार्टिकल मासेस ये लेना है। मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर डेल्टा एम सी स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो जितनी भी चीजें हैं उन सबके न्यूक्लियस के मास लेने, एटॉमिक मासेस नहीं लेने, हमें न्यूक्लियर मासेस लेने। हालांकि बहुत बड़ा अंतर उससे आएगा नहीं, और मैक्सिमम बार इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। 90% चांसेस हैं कि आप अगर इलेक्ट्रॉन नहीं भी लोगे तो गलती होगी नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैंसिल हो जाएंगे, आज हम करेंगे बात। लेकिन सही है कि हमें न्यूक्लियर मासेस लेने, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर रिएक्शन में न्यूक्लियस ही इन्वॉल्व हो सकता है इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो सकता है बीटा डिके हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा हो सकता है हमने न्यूट्रॉन से हिट किया, तो न्यूट्रॉन अकेला थोड़ी ना न्यूक्लियस है। क्लियर? तो कुछ भी हो, सभी के हमें मासेस लेने हैं, और ऑब्वियसली रेस्ट मासेस। इसका मतलब इस दौरान गामा रेज अगर आएंगी तो उनका कोई रोल नहीं है मास में, ये फील आया? मास में कोई रोल नहीं है, क्योंकि उनके पास गामा रेज के पास रेस्ट मास नहीं था। हाँ, एनर्जी में जरूर रोल होगा, लेकिन फिलहाल इसमें ये जितने भी पार्टिकल हैं सबका मास लेंगे, जितने भी न्यूक्लियस हैं सबके न्यूक्लियस का मास लेंगे। तो जो हम लिखते हैं कि एक हीलियम में एक न्यूट्रॉन टकराया कुछ बन गया, तो ये हीलियम का न्यूक्लियस है, उसमें न्यूट्रॉन टकराया नया कोई न्यूक्लियस बन गया, तो न्यूक्लियस पार्टिकल न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरा इसमें जब हम लेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस लेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस की बात चल रही है तो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की होगी, एटम की बाइंडिंग एनर्जी नहीं। हाँ, एटम की है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की है, अगर लेते भी तो फर्क पड़ता नहीं उससे। लेकिन सही बात है कि हमें लेना नहीं है, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस बदल रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियाई ओनली। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, फ्री पार्टिकल्स इज 0। जब बाइंडिंग एनर्जी के कैलकुलेशन लिखेंगे तो फ्री पार्टिकल्स की बाइंडिंग एनर्जी नहीं लेंगे, क्योंकि फ्री पार्टिकल्स की बाइंडिंग एनर्जी 0 होगी।
और ये आप पहले भी कर चुके हो। केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन लिख रहे हैं और उसकी एनर्जी निकालनी है, जैसे सल्फर वगैरह है, सॉलिड की आप एनर्जी काउंट नहीं करते, किया होगा जब इक्वेशन लिखते हो तो उसमें सॉलिड की आप एनर्जी नहीं लेते। जैसे सल्फर की रिएक्शन हो रही है O2 से और कुछ बन रहा है SO2, इसकी हमें बॉन्ड एनर्जी लिखनी है, टोटल एनर्जी लिखनी है, तो इसमें सल्फर की एनर्जी नहीं लेंगे क्योंकि उसको हमें बांध के नहीं रखना है। ठीक है, हाँ, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई ओनली। अगला इसमें डिस्कशन, तो ये तो पुराना, अब ये मैं अगले एग्जांपल से समझाता हूं कि ये बातें बिल्कुल एक ही चल रही हैं, ये लेना और ये लेना एक ही चीज है। ठीक है, देखिएगा, अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया था वही ले लेता हूं। C13 से C12 बना था, एक न्यूट्रॉन बाहर निकला था, यही था। तो अब मैं इसको लिखूं, इसकी Q वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 6C12 प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन, ये लिखा। और ये बना बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C612 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0 था। आ गया समझ में? अब मैं इसी इक्वेशन को मास डिफेक्ट से लिख के दिखाता हूं। तो मास डिफेक्ट आता, यही Q वैल्यू होती मास ऑफ 613, ये न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ 612C न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन, लिख सकता हूं, इंटू C²। रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट के मासेस घटा दिए, रिएक्टेंट इस न्यूक्लियस था, इसमें से ये न्यूक्लियस, ये न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियस का मास निकालते तो मास ऑफ 612 एटम, ठीक है, या ऐसे नहीं लिखता हूं, एटम एटम छोड़ो, न्यूक्लियस का मास कैसे लिखेंगे हम, 6 मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकता हूं, 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 613 बाय C²। सोचो, इस न्यूक्लियस का मास ऐसे ही तो लिखते कि इंडिविजुअली मासेस कितने थी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी में कितना लॉस हो गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी, अपॉन C² कर दो तो मास आ गया, माइनस इसका मास कैसे लिखते, 6 मास ऑफ प्रोटॉन 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 612 बाय C² माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही है। अब जरा देखो, ये सममाया कट गए, बचा क्या, और ये ओवरऑल C² भी था, क्योंकि दरअसल ये हम Q/C² की बात कर रहे हैं। तो Q की वैल्यू C² मल्टीप्लाई करो तो बाइंडिंग एनर्जी माइनस और माइनस प्लस ऑफ 612, और ये क्या बना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 613, वही है जो ऊपर लिखा है। कुछ समझ में आया? और ये सही आया क्योंकि मैंने न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी 0 लिख रखी है। अगर मैंने न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी ले ली होती कुछ, तो आंसर मैच नहीं करता। पक्का समझ में आया? तो फ्री पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी 0 लेनी ही पड़ेगी, और लॉजिकल भी है, क्योंकि हम लिख क्या रहे हैं, ये दरअसल है क्या कि हम प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट क्यों बना रहे हैं, जब जब रिएक्टेंट टूटेगा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो ये वो लिखा है हमने एनर्जी कितनी दी, और जब जब ये बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, और जब जब ये बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, ये हमें मिली, ये हमें मिली, ये हमने दी, इनका डिफरेंस नेट हमारे पास है। तो अब जरा सोचिए कि ये वाला टर्म क्या है, जब हमने इसको सब न्यूक्लियन को दूर दूर कर दिया, हमने 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन अलग अलग कर दिए, हम इतनी एनर्जी देनी पड़ी, उनमें से एक न्यूट्रॉन को अलग रहने दिया, बचे हुए प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन चिपका दिए,
तो एनर्जी बाहर निकली। उस जो न्यूट्रॉन को अलग किया था उसको तो मैंने कहीं चिपकाया ही नहीं है, तो एनर्जी निकलेगी क्यों उससे? ये फील आया क्या कह रहा हूं? तो ये न्यूट्रॉन किसी से चिपका ही नहीं है, अभी भी फ्री है, तो इसकी कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं है। मास तो है, बाइंडिंग एनर्जी नहीं है। तो कंक्लूजन क्या है कि जब हम बाइंडिंग एनर्जी वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें फ्री पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी नहीं लेनी, लेकिन जब हम मास वाला फॉर्मूला लिखेंगे, मास तो हम सबका लेंगे, न्यूट्रॉन का मास लिया है। समझ गए? और वंस अगेन ये लॉजिकल है, मास डिफेक्ट तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही दिखता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो मास का डिफरेंस हुआ वही तो एनर्जी है। ठीक है, और ये हमने थोड़ा सा उल्टी तरीके से सोचा कि ये टूटेंगे एनर्जी देनी पड़ेगी, वो बनेंगे एनर्जी रिलीज होगी। फ्री पार्टिकल तो बना नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास था। ये न्यूक्लियस जरूर, यहां एनर्जी नहीं निकली, यहां निकली है। आखिरकार समझ गए? इवन आप सोचिए न्यूट्रॉन इस तरफ होता तो भी हमें लेफ्ट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट वाले टर्म में हमें लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन इस तरफ भी होता तो हमें इसको तोड़ना था, न्यूट्रॉन को थोड़ी ना तोड़ना था, तो हमें एनर्जी थोड़ी ना देनी पड़ती उसके लिए। तो बिल्कुल सही बात थी कि फ्री पार्टिकल्स की एनर्जी नहीं लेनी थी। ठीक है, छापो एग्जांपल, ये डिस्कशन उसके नीचे एग्जांपल, सो दैट आगे हमेशा क्लियर रहे कि क्या करना है, याद ना करना पड़े। अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्शंस में अब इसमें कई तरह की रिएक्शन होंगी, जैसे इलास्टिक स्कैटरिंग या न्यूक्लियर फिजन, कैप्चर, डिके। आपको ये सब याद नहीं कर रहे हैं, बस ये एग्जांपल्स हैं कि इलास्टिक स्कैटरिंग क्या है। एक न्यूक्लियस बी न्यूक्लियस से टकराया और ये ए और बी दोनों ही बने रहे, दोनों के पास स्पीड स्पीड आ गई होगी, हो सकता है ए इधर चला गया, बी इधर चला गया। ये इलास्टिक स्कैटरिंग है, मतलब इसमें कुछ हुआ ही नहीं, बस नॉर्मल जैसा पार्टिकल कोलाइड करते हैं वैसा हुआ। इसी में अगर इनइलास्टिक स्कैटरिंग होती, तो अगर ए बी से टकराता तो इसमें मान लीजिए ए इधर चला गया और बी इधर चला गया और बी हो गया एक्साइटेड स्टेट। इसने न्यूक्लियस को एक्साइट कर दिया, तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये एक्साइट हुआ और जब ये वापस डी एक्साइट होगा तो ये फोटोन बाहर फेंकेगा। मतलब जैसा एटॉमिक कोलिजन होता था वैसे ही न्यूक्लियस में अगर न्यूक्लियस कोलाइड किए तो गामा रेज बाहर निकल सकती हैं, और वो गामा रेज की एनर्जी कितनी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उन दोनों का डिफरेंस गामा रेज। यहां न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं हुआ है, न्यूक्लियस वापस से ये ए ज्योंकाते हैं और बी वापस से ज्योंकाते हैं, तो बी न्यूक्लियस वापस से वही हो गया। तो ये समझिए दो फेज में, पहले समझिए इतना था, ए बी आपस में टकराए, एक ए बना एक बी एस्ट्रिक मतलब एक्साइटेड, तो इस दौरान जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस है वो कहां गया, इसकी एक्साइटेशन एनर्जी में, फिर वापस से बी एस्ट्रिक से बी गया तो इसकी एक्साइटेशन एनर्जी फिर लूज हो गई, तो अब क्या निकला, गामा। तो ये दरअसल ऐसे समझ सकते हो कि ए के पास काइनेटिक एनर्जी के थी, अब ये बी में टकराया और बी हो गया ये, और इससे आया बी प्लस गामा। ठीक है, तो इसमें भी एक्साइटेशन हो सकता है, अब होगा कैसे होगा वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये समझिए पॉसिबिलिटी थी कि कॉलिजन में एनर्जी लॉस हो ही ना, पॉसिबल थी कि लॉस हो जाए और वो एक्साइट हो जाए, जब वो वापस डी एक्साइट होगा गामा रे फोटॉन्स बाहर निकलेंगे। हमें दो मेन चीजें इसमें समझनी है, एक कैप्चर और एक डिके। कैप्चर सिंपली क्या है, एक्स और वाई चिपक के जेड बन गए, और डिके क्या है, जेड किन्हीं दो में टूट गया। अब कैप्चर में जैसे मान लीजिए हमने C12 ने एक न्यूट्रॉन कैप्चर किया, C13 बन गया, ये कैप्चर है, न्यूट्रॉन कैप्चर किया किसी और में बदल गया, और ये वापस से C13 से C12 प्लस n, ये हमारा डिके है, क्योंकि इसने एक पार्टिकल बाहर निकाला और किसी और में टूट गया।
डिके या डिसइंटीग्रेशन इसको कह सकते हैं, छापने की जरूरत नहीं, डिके या डिसइंटीग्रेशन। आपको इनमें से कोई भी रिएक्शंस याद नहीं करनी है, बस आपको कुछ ये समझना है कि हम रिएक्शन लिखेंगे कैसे और बैलेंस कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल अल्फा डिके। अल्फा डिके क्या है? जब अल्फा बाहर निकला तो अगर ये Z था, ये A था, तो ये क्या बनेगा? Z माइनस 2, A माइनस 4, 2, 4। कुछ समझ में आया? अब अगर होता बीटा डिके, बीटा डिके और बीटा माइनस एक ही चीज है, कुछ ना लिखा हो मतलब बीटा माइनस है, तो ये Y में बना, और बीटा माइनस कुछ और नहीं इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे आया -1, तो इस पे आया Z+1, ये E, ये 0। उम्मीद है ये तो समझ में आया होगा। नीचे हमारा चार्ज होता है, नीचे चार्ज है, ऊपर न्यूक्लियॉन्स हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे Z प्रोटॉन थे, Z चार्ज है, Z-2, इस पे 2 प्रोटॉन, यहां पे Z+1, लेकिन इसका मतलब -1 है, तो ये इस पे चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो नीचे चार्ज कंजर्व्ड है, ऊपर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व्ड है। बीटा प्लस डिके क्या बनेगा? बीटा प्लस, तो XZA से किस में टूटेगा? Y, और बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन, ये 1, 0, Z-1, क्लियर? और अगर चौथा लिखूं, इसमें K कैप्चर या इलेक्ट्रॉन कैप्चर लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, और नाम समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर मींस एक E-1 0, इससे किसमें बना? Z-1 A। अगला लिखूं गामा डिके, तो X, ये फील आया, गामा डिके में इसका नाम X है तो अब भी नाम X ही है, ये नहीं चेंज हुआ। Z बदलेगा तो हमारा नाम बदल जाएगा, Z हर जगह बदल रहा है, तो हर जगह हमारा नाम बदल जाएगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का नाम Z से ही तो जानते हैं, अगर Z बदल गया तो नाम बदल गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें न्यूट्रॉन कैप्चर, तो XZA प्लस न्यूट्रॉन 0, 1, XZA प्लस 1। उम्मीद है समझ में आया होगा, अभी भी नाम X ही है, मतलब एक आइसोटोप बना है, तो नाम तो उसका वही रहेगा, A बदल जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही अगर मैं लिखूं प्रोटॉन डिके, तो इसमें से कार्बन 612 ये टूटा किसी में, तो ये कितना बना? 5, प्रोटॉन 1, 1, 5, 11, और जिस पे 5 होता है उसको क्या कहते हैं? बोरॉन। ये आया ना समझ कि यहां नाम बदल जाएगा, कार्बन 6 से बोरॉन में कन्वर्ट हो गया, बोरॉन को किसी आइसोटोप में, तो नाम से समझ में आ रहा है किसकी रिएक्शन क्या है। तो ये रिएक्शन याद तो नहीं करनी पड़ रही है कि अल्फा डिके था, अल्फा फेंक दो, डिके मतलब उसको फेंक दो, कैप्चर मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, पकड़ लो, तो कैप्चर, यहां डिके, कैप्चर, डिके। बस एक नई चीज, जब भी बीटा में 2 होते हैं, बीटा माइनस और बीटा प्लस, कुछ ना लिखा हो तो बीटा माइनस है, अकेला बीटा कह रहे हैं मतलब बीटा माइनस है, पक्का? छापना नहीं है सब, हाँ। एटॉमिक नंबर, ये तो Z क्या होता है, और लेकिन इलेक्ट्रॉन में एटॉमिक नंबर तो नहीं लिख सकते, हाँ, तो X के नीचे Z ही तो है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही तो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही तो एटॉमिक नंबर होता है। अरे जितने प्रोटॉन है उतना चार्ज है, जितने प्रोटॉन है उतना चार्ज है, यहां मिसलीडिंग हो जाता ना थोड़ा अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कह देता तो, क्योंकि यहां प्रोटॉन है ही नहीं, तो कितने नहीं है,
1 प्रोटॉन नहीं है, 2 प्रोटॉन नहीं है, 10 प्रोटॉन नहीं है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है मान लो। इसीलिए दरअसल नीचे वाला चार्ज कंजर्वेशन है, ऊपर वाला नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन नहीं है। मास तो कंजर्व्ड है ही नहीं, एनर्जी भी कंजर्व नहीं है, मास और एनर्जी का सम कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए कंजर्व्ड क्या क्या चीजें हैं। पहला चार्ज, दूसरा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तीसरा लीनियर मोमेंटम, चौथा एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, सही बात है, हमेशा ही कंजर्व्ड है, यूनिवर्सल लॉ है। एंगुलर मोमेंटम भी यूनिवर्सल लॉ है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी, मास, ये कंजर्व्ड नहीं है। काइनेटिक एनर्जी लॉस हो सकती है, हो सकता है एनर्जी का गेन हो जाए कोई दूसरी, हो सकता है एक्साइट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, नंबर ऑफ न्यूक्लियस और चार्ज, ये सभी कंजर्व्ड है, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद है ये बात समझ में आई कि कई बार क्या होगा कि आपको रिएक्शन दी नहीं गई होगी, मैक्सिमम टाइम्स रिएक्शन दी जाएगी, लेकिन रिएक्शन की जगह अगर ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए जो आप खुद से लिख सकते हो, तो इसमें नहीं सिर्फ नाम दिया होगा कि एक्स एटम अंडरगोज बीटा प्लस डिके एंड फॉर्म्स अनदर एटम वाई, और फिर कुछ तो भी पूछा है उससे, ठीक। अब अगली चीज, पहली चीज रिएक्शन लिखना, मेरे ख्याल से लिख लोगे। इसमें अब यह भी हो सकता है कि यहां से 2 अल्फा 3 बीटा निकले। हाँ, क्या अभी तो तुम्हें इधर देखना है। हाँ, किसी में 2 अल्फा और 3 बीटा निकले, तो ये जेड ए और 5 गामा निकले। गामा से तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, बीटा मतलब अंडरस्टूड है, बीटा माइनस, तो 2 अल्फा निकले, तो यहां जेड -4 हो गया, 3 बीटा तो +3 हो गया, तो z -4 +3, z -1। ऊपर देखें तो इसकी वजह से तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये वाला जरूर a -8 हो जाएगा, बाकी गामा से तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका नाम बदल जाएगा क्योंकि z बदल गया। तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, तो कर ही लोगे, ठीक है। हाँ, अब हमारा काम इसमें क्या है, सभी की Q वैल्यू लिखना। अब Q वैल्यू 2 तरीके से लिखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी दी है, कैलकुलेशन काफी आसान है, जल्दी हो जाएगा। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी, ये आखिरकार पार्टिकल है लेकिन फ्री पार्टिकल नहीं है, ये न्यूक्लियस है, बाइंडिंग एनर्जी इसके पास है, हीलियम का न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी माइनस इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, ये Q वैल्यू है। यहां इसकी बाइंडिंग एनर्जी और इसकी, इसका रोल नहीं है, आया समझ में? यहां पे भी इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस, यहां भी इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस, इसका रोल नहीं है, आया समझ में? यहां भी इन दोनों का, बाकी सब समझ में आ गया। अब इसमें अगर हम मास डिफेक्ट से लिखते तो 2 तरीके हैं, एक तो बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट में मास सबका लेंगे, इसके न्यूक्लियस का, इसके न्यूक्लियस का, इसके न्यूक्लियस का, ये ऑलरेडी न्यूक्लियस ही हालांकि अल्फा पार्टिकल, लेकिन अगर हीलियम का एटॉमिक मास दिया है तो आपको अल्फा पार्टिकल का निकालना पड़ेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटा के। ऐसे ही इसमें इसके मास में से इसका मास घटाइए, इसका मास घटाइए, इसमें भी न्यूक्लियस का रोल आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का रोल आएगा। यह अलग बात है कि कैंसिल हो जाए ना हो जाए, वो एक अलग चीज। अब मैं जो कह रहा था कि 90% क्वेश्चन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की गलती होगी नहीं, आपका एटॉमिक मास से ही काम चल जाएगा, बस ये समझा रहा हूं, आपको रिजल्ट कुछ भी याद नहीं करने, बस हम क्या देखने वाले हैं इतना ध्यान रखिए कि जनरली हमें डेटा एटॉमिक मास से गिवन होता है क्योंकि पीरियोडिक टेबल से उठा के देते हैं, लेकिन हमें न्यूक्लियर मासेस चाहिए, तो इसकी Q वैल्यू क्या आती, मास ऑफ XZA, कुछ नहीं लिख रहा हूं, मतलब एटॉमिक मास है, इसमें से Z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, कर दिए, माइनस मास ऑफ YZ -2A -4, ये क्यों लिख रहा हूं, ये सब समझ गया, अंडरस्टूड है।
माइनस कितने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये माइनस कर दिए, लेकिन एक और इसका भी माइनस करना है, और इसका मास कितना है, मास हीलियम 24 माइनस, यही बनता। वंस अगेन हमें अल्फा पार्टिकल का मास नहीं गिवन है, हमें हीलियम का मास गिवन है, हमें इनकी एटॉमिक मासेस गिवन है। एटॉमिक मास जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास इतना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिया। जरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर गौर करें, कट गया, कट गया। इसका मतलब आंसर सीधे क्या बना कि एक्स का मास, वाई का मास, हीलियम का, अल्फा का नहीं, अब हीलियम का मास, सबके एटॉमिक मास इंटू सी स्क्वायर, आंसर आ गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन की गलती कर भी दी होती, नहीं भी लिया होता तो फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते सबके एटॉमिक मास लिए। आया समझ में? अब जरा देखते हैं सेकंड में फर्क पड़ता कि नहीं। इसका लिखते तो क्या आता, मास ऑफ एक्स माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस मास ऑफ वाई माइनस, आया समझ में, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कटा, माइनस जेड प्लस जेड, जेड तो कट गया, माइनस माइनस प्लस और माइनस कट गया, तो ये भी मजेदार हो गया, मास ऑफ एक्स माइनस माइनस ऑफ वाई, ये भी एटॉमिक मासेस हैं। अब जरा देखते हैं तीसरे में कटता या नहीं। तीसरे में आता मास ऑफ एक्स माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस मास ऑफ वाई माइनस जेड माइनस 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता। नहीं कटा, जेड तो कट गया है, लेकिन माइनस माइनस माइनस, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। और सही बात है, इस रिएक्शन और उस रिएक्शन में सिर्फ एक अंतर था, और अगर एक बार कटेगा तो अगली बार नहीं कटेगा। तो ये लफड़ा हो रहा है बीटा प्लस डिके में। अब जरा देखते हैं की कैप्चर, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर में ये लफड़ा होता है कि नहीं। एक्स, इसमें कितने जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटाए, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ये झिल रहा है। मास ऑफ वाई कट गया, जेड माइनस 1 एज अ होल है, जेड माइनस 1 एज अ होल है, कैंसल आउट हो गया। मतलब ये समस्या आ रही है सिर्फ बीटा प्लस डिके में, जितने हमने डिस्कस किए इनमें। लेकिन बेहतर होगा हम कुछ याद ना करें, एक ही क्वेश्चन आना है, याद करने की जगह हम समझें कि हमें न्यूक्लियस के मासेस लेने हैं, सभी पार्टिकल के लेने हैं। अगर न्यूक्लियस के मास गिवन है तो अच्छी बात है, एटॉमिक मास गिवन है तो न्यूक्लियस के मास निकाल लो। और एडिशनल चीज क्या याद रखेंगे, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इतने का एरर आएगा। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग ही डिफाइन कर लेंगे। जैसे यहां 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का एरर आ रहा है, मतलब आंसर में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एरर आएगा। अब अगर आंसर 600-700 है तो एक आध की एरर नेग्लिजिबल है, लेकिन आंसर ही 2 के आसपास है, 2-3 है, तब तो एक का एरर ठीक ठाक हो जाएगा। कंक्लूजन समझ में आया कि अल्फा बीटा गामा में कोई भी हो, आपको कुछ नहीं रटना है, आपको तो प्रॉपर ईमानदारी से मास निकालिए, जो भी इक्वेशन है सॉल्व करिए। और ऐसा करने से हम सिर्फ अल्फा बीटा गामा नहीं, हम किसी भी डिके की बात कर सकते हैं, बशर्ते इक्वेशन गिवन हो हमें, या तो इक्वेशन गिवन होगी या किसी और तरीके से होगी। चलो पहली चीज समझ में आ गई कि लिखना कैसे। बुकलेट देना, बुकलेट का एक आध एग्जांपल लेता हूं। और अब ये करने के लिए आपको दोनों ही तरीके से आंसर क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी वाला तरीका या एटॉमिक मास वाला। चलो
यहां से नहीं लेता हूं। हाँ देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, 2H1 एक अल्फा डिके का ले लेता हूं पहले, चलो छोड़ो। 2H1 3H1 प्लस P, और एक रिएक्शन है 2H1 3H1 4 हीलियम 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, ये है एनर्जी प्रोडक्शन बाय न्यूट्रॉन बाय या एट स्टार हैविंग इनिशियली 10 पे 40 न्यूट्रॉन्स। अब जैसे ये क्वेश्चन था, अब इसमें सबके मासेस दे रखे हैं, मास ऑफ H2, और लैंग्वेज क्या है देखिएगा, मासेस ऑफ न्यूक्लियाई आर 1H2 2.014, प्रोटॉन का 1.007, न्यूट्रॉन का 1.008, मास ऑफ हीलियम 4.001। लैंग्वेज पे ध्यान दें, न्यूक्लियाई, तो इस बार अच्छी बात है न्यूक्लियस के मास ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें करनी नहीं है कुछ, ऑलरेडी न्यूक्लियस के मास थे, कुछ करेक्शन करने की जरूरत नहीं। लेकिन रिएक्शन दो स्टेज में हो रही है, पहले दो न्यूट्रॉन इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर ये फिर से एक और के साथ कन्वर्ट होकर हीलियम में, ये स्टार्स पे फ्यूजन रिएक्शन है। अब एक क्यू वैल्यू ऊपर वाली रिएक्शन की आएगी, एक नीचे वाले की, लेकिन हम दो दो क्यू वैल्यू नहीं निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, प्लस, ये तो कट ही गया, ये आया समझ में। इसीलिए इसका मास गिवन नहीं था, 1H3 का मास कहीं गिवन नहीं है, तो आप इंडिविजुअली क्यू वैल्यू निकाल भी नहीं सकते थे। क्वेश्चन समझ में आया कि एक स्टार के अंदर ऐसी दो रिएक्शन हो रही है 1 बाय 1। ठीक है, अब जाके कुछ हीलियम बन रहा है और एनर्जी निकल रही है, एक एनर्जी वहां से एक एनर्जी यहां से, सम ये निकलेगा, तो इसमें Q डायरेक्ट जुड़ जाएगा दोनों का, Q1 प्लस Q2, ये आया। अब इसमें मुझे Q वैल्यू चाहिए इसकी। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे लिखा है 10 पे 40 न्यूट्रॉन्स हैं, अब लिखा है कि बताओ टोटल एनर्जी स्टार कितनी दे सकता है, जैसे क्वेश्चन ये था। तो टोटल न्यूट्रॉन्स हमें पता है, हर 3 न्यूट्रॉन मिलके कुछ एनर्जी देंगे, तो 10 पे 40 कितनी देंगे, 10 पे 40 बाय 3 इंटू क्यू वैल्यू। फील आया। लेकिन क्वेश्चन में शायद कुछ और पूछा है, ये कहा है कि अगर एवरेज पावर रेडिएटेड 10 पे 16 वॉट है, तो अब पूछा है लाइफ टाइम ऑफ स्टार, कितनी देर तक स्टार जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा मतलब समझ गए, एनर्जी फेंकेगा, और मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान है, पावर गिवन है, टोटल एनर्जी हम निकाल लेंगे, तो पावर इंटू टाइम इक्वल टू टोटल एनर्जी। ठीक है, चलो तो मेन हमारा काम क्या हो गया, इस रिएक्शन में एनर्जी कितनी मिली ये, तो रिएक्टेंट में से थ्राइस ऑफ 2.014, इसमें से हीलियम घटाओ 4.001, प्रोटॉन घटाओ 1.007, 1.008, ये डेल्टा एम है। 6 वाला टर्म तो कट ही गया, 0.042, ये 8 7 15 और 1 16, आया समझ में, 26। EMU क्या कोई दिक्कत है, लेकिन हमें 931 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.026 इंटू 931, 0.025 इंटू
हजार मान लो। हाँ 1 मिनट, इसको 1000 मान लो, इसको 25 मान लो। 1000 माना तो हमने 60 बढ़ाया, 60 बढ़ाया, 60 बढ़ाया मतलब कितना, 6% के आसपास। और यहां पे 26 से 25 तो 1 गिराया, 25 पे 1 मतलब 100 पे 4, 4% कम किया, 6% बढ़ाया, तो ओवरऑल हमने 2% ज्यादा बढ़ा दिया। तो वापस से वैल्यू में 2% गिरा दो तो हम क्लोज वैल्यू पहुंच जाएंगे। ये कितना आया 25, और इसका 2%, 2% काफी कम है, समझ गया ना, 2% 0.5 है, तो 24 पॉइंट, ये हमारी आ गई क्यू वैल्यू। आ गया समझ में? हाँ, ये लास्ट में करने का फायदा ये भी है कि अब पहले फिर हम ऑप्शन देखेंगे। अगर ऑप्शन दूर दूर हुए तो 25 ही मार देंगे, क्लोज हुए तो फिर वो करेक्शन फैक्टर अप्लाई करेंगे जो हम गड़बड़ कर चुके हैं। और एटलीस्ट हमें पहले से पता है इससे कम आना है कि ज्यादा आना है। ठीक है, चलो एनीवे, लगभग 24.5 आंसर आ गया हमारा। ये क्या आ गई, क्यू वैल्यू। एक रिएक्शन में इतनी मिली, तो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड कितनी आ गई, प्रोड्यूस्ड 10 पे 40/3। फील आया? इस रिएक्शन के हिसाब से हर 3 न्यूट्रॉन मिलके एक रिएक्शन कर रहे हैं, इनटू 24.5 10 पे 6 इंटू 1.6 इंटू 10 पे -19, ये एंड इज इक्वल टू 10 पे 16 इंटू टाइम। आ गया समझ में? मतलब ये क्या है, क्वेश्चन हमें कोई मतलब नहीं था कि कौन सा डिके। क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी थी, मासेस दे रखे थे, न्यूक्लियस के मासेस थे, हमें वही चाहिए थे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का गड़बड़ नहीं हुआ, क्योंकि होने ही नहीं था, दिया ही उसका है। ठीक है, और वैसे भी एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर एरर तो हम वैसे भी कर रहे थे, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं आता मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की गलती करने से, लेकिन फिर भी आपको सही पता होना चाहिए कि करते कैसे। हाँ, ये कॉमन सेंस आपको समझने ही पड़ेंगे कि पावर दे रखी है, कितनी देर में खत्म हो जाएगा, पावर इनटू टाइम इक्वल टू एनर्जी एक्सेट्रा। लिख लो, वैसे अच्छा क्वेश्चन है, रिवीजन के काम आएगा। हाँ, क्वेश्चन समझ गया क्या था? ये स्टार की रिएक्शन है, एनर्जी प्रोडक्शन एट स्टार हैविंग इनिशियली इतने, एवरेज पावर दे रखी है, फाइंड लाइफ टाइम ऑफ स्टार। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर एक और एग्जांपल देखिए अब। हाँ देखिए, ए जब बी में टूटेगा अल्फा डिके होगा, ए एट रेस्ट सफर्स अल्फा डिके। तो ए हमारा था 40 84 38 80 अल्फा 2 4, यही रिएक्शन होती। और हमें सबके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, या तो हमें सबके मासेस मिल जाएं,
पिछले क्वेश्चन में मासेस मिल गए थे, इस बार बाइंडिंग एनर्जी मिल गई, तो हम इससे क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की 80 इंटू 7 यही होती, अल्फा पार्टिकल की 4 इंटू 4 पॉइंट माइनस इसकी कितनी है 84 इंटू 6.5। कोई दिक्कत तो नहीं? कैलकुलेशन के लिए थोड़ी समझदारी दिखाऊंगा मैं। ये 80 इंटू 7 है, ये 80 इंटू 6.5 है। 80 इंटू 7, 80 इंटू 6.5, 4 वाला अलग कर दिया तो कितना बचा 80 इंटू 0.5, तो ये 40 बन गया। ये 4 इंटू 4.5, 4 इंटू 6.5, 4 इंटू 2.5, वो ज्यादा है 6। कुछ समझ में आया? हमने मेहनत नहीं की इतनी। इसको सिंप्लीफाई करने पे आ गया 34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 34, अब जरूरी क्या चीज है इसके बाद कि हमने सॉल्व किया 34 आ गया, ठीक है। अब 34 आने के बाद इस 34 का होगा क्या, ये समझ गए क्या कह रहा हूं? कि जो 34 एनर्जी मिली वो किस फॉर्म में गई होगी? क्या वो हीट हो सकता है? आंसर नहीं, हीट की इतनी औकात नहीं कि इतनी एनर्जी ले सके। कहां? क्यों? 4 का 1.5 गुना था ना, 2 गुना था क्या? 2 गुना था। ठीक, कितना गजब कोइंसिडेंस है ये। मतलब क्या था, पिछली बैच में भी मैंने 3-4 बार क्वेश्चन लिया, सबका 32 आ रहा था आंसर, तो फिर से इसका भी 32 आया। इट डजंट मीन सबका 32 आता है, मतलब मैं डेटा कैसा कैसा ले लेता हूँ, हर बार 32 आ जाता है। क्योंकि इस बार जब 34 आया मैंने कहा चलो थैंक गॉड 32 नहीं आया इस बार। मतलब मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए, जितने लिए सबका 32 आंसर आ जाता था। चलो, हाँ 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी रिलीज हुई। अब हमें ये समझना है इस एनर्जी का क्या होगा। ध्यान दीजिए, ये एनर्जी क्या है? मास इसका डिफरेंस है। ये 32 हमारे पास अवेलेबल है, ये किसी भी फॉर्म में एनर्जी हो सकती थी। तो थर्मल तो है, हीट रेडिएशंस का तो मतलब है नहीं, न्यूक्लियर है तो गामा रेडिएशंस ही निकलेंगी। तो कुछ पार्ट इसका गामा में जा सकता था और कुछ पार्ट अल्फा में, क्योंकि अल्फा रेज नाम तो सुना है, अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, मतलब अल्फा हाई काइनेटिक एनर्जी हीलियम न्यूक्लियस है। अल्फा रेज क्या है? अल्फा पार्टिकल को अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी दे दो और जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो अल्फा रेज बाहर निकलती हैं, मतलब कुछ और नहीं, अल्फा पार्टिकल अच्छी खासी एनर्जी लेके बाहर निकल रहे हैं। तो ये 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तभी तो अल्फा रेज बाहर निकल रही है, नहीं तो अल्फा पार्टिकल वहीं रुके रहते, बाहर क्यों निकलते? मतलब ये एनर्जी अल्फा रेज में जा रही है। अब अल्फा रेज में जा रही है, लेकिन इसमें एक और चीज लिखी है। कौन सा रेस पे था ये? ए अगर रेस पे है तो अब याद करिए, पुराना हमारा मोमेंटम 0 है, कंजर्व्ड है, इसका मतलब इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ये अगर इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी मास की इनवर्स रेशो में आएगी। तो मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा कितना आएगा, कितनी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, इनटू 80/84। यह आया समझ में? वही एनर्जी मास के इनवर्स रेशियो में बटी है। डॉटर न्यूक्लियस भी रिकॉइल किया है, ये डॉटर न्यूक्लियस है, ये मूव किया, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी तो यही लेके चला गया, क्योंकि मासेस का रेशियो है लेकिन उतना बड़ा भी रेशियो नहीं। तो 80/84 मतलब 20/21, तो ये कितना आया 32 इंटू 20/21। आया समझ में? ये कैलकुलेशन मैं कैसे करता हूं, 20/21, 21 पे 1, 5% की एरर है, 20 पे 1 की एरर मतलब 100 पे 5 की, 5% की एरर है, मतलब कैलकुलेशन में 5% कम आएगा।
32 का 5% मतलब 1.6, तो 32 में से 1.6 घटा दो, यह आया समझ में, तो 30.4। कुछ समझ में आया? ये लगभग, ये फिलहाल मैंने क्या कहा, ये 21 का 20 ऊपर 1% का अंतर है ऊपर नीचे। तो अगर मैं इसको 1 बनाना चाहूंगा तो मुझे इसमें 5% बढ़ाना पड़ेगा, तो इसमें 5% घटाना पड़ेगा, और इसका 5% घटाया मतलब रफली 1.6 कम कर दो, 30.4, और काफी क्लोज है ये वैल्यू। ये तो कैलकुलेशंस थे, ठीक है, आ गया समझ में? या आप थोड़ा और दिमाग लगाते कि ज्यादा अंतर 20/21 और 19/20 में ज्यादा अंतर तो है नहीं, ये मुश्किल था, ये आसान है। आया समझ में? चलो एनीवे वापस आते हैं, तो आंसर, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कि अगर यहां इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होता, मतलब बीटा डिके हुआ होता, तो पूरी की पूरी एनर्जी बीटा ले जाता, ठीक है, अभी हम बात करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, लेकिन बात करेंगे कि बिल्कुल सही है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी की पूरी एनर्जी बीटा ले जाता, ठीक है, बशर्ते अकेला निकला हो, बीटा के साथ कुछ और निकल गया तो, चलो फिलहाल वो बात की बात है। अब ये समझ में आया, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बंटनी थी, इनवर्स रेशियो में बांट दी, आंसर 30.4 इसके पास आ गया, और ऑब्वियसली बचा हुआ जो 1.6 है वो डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी है, यह है समझ में? जैसे हमसे कहा होता रिक्वाइल स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, तो ये क्या बनता, हाफ mv² इक्वल टू 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन मास कितना आता, 80, लेकिन 80 क्या है, एएमयू 1.67 इंटू 10⁻27, v² इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻6 इंटू, ये तो हम हमेशा काट ही देते हैं ये दोनों, समझ गए? और कुछ कट रहा है इसमें, यहां हम ऑर्डर 16 से क्या 16 से ये कट गया है ना, 50 बार, ये बना 25 इंटू 10⁻27, v² इक्वल टू 10⁻13, कितना मजा आया, ये भी बना गया, तो v की वैल्यू आ गई 1/5 इंटू 10⁻7, 10⁻7, तो 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कुछ समझ में आया? हमारे पास जो एनर्जी अवेलेबल थी वो इनवर्स रेशियो में बांटी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिल गई, इसकी मिल गई। अब अगर किसी की स्पीड पूछी है तो हाफ mv² से कंपेयर कर देना, जैसे इसकी स्पीड 2 इंटू 10⁻6 आई, अब हमसे कहा बताओ अल्फा पार्टिकल की स्पीड कितनी आई, तो इसको हाफ mv² से कंपेयर करना बेवकूफी है, स्पीड भी तो इनवर्स रेशियो में आएगी, मास इसका 4 है, इसका 80 है, 20 गुना है, तो स्पीड इसकी 20 गुना आएगी, तो 4 इंटू 10⁻7, नहीं आया समझ? m1 v1 m2 v2 बराबर है, तो इसकी स्पीड निकाल चुके हैं, तो इसकी स्पीड फिर से मेहनत नहीं करेंगे, मास के रेशियो में है। यहां इंपॉर्टेंट चीज एक और है, मैंने लिखा मैक्सिमम और अलग से लिखा, अलग से इसलिए लिखा सो दैट हाईलाइट हो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दरअसल ये हमने मान लिया कि ये 32 पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में चला गया, लेकिन दरअसल इसका कुछ पार्ट एक्साइटेशन में भी जाता है, गामा रेज में, मतलब दरअसल क्या है जरा समझिए कि हमने ए बी में टूटा, इसके 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन चले गए बाहर, निकल गए, अब वहां जगह खाली हो गई जहां निकले हैं, फिर से चार्जेस रीअरेंज होंगे, फिर से नया ए बनेगा, तो दरअसल ये बी ना बन के बी एस्ट्रिक बनता है, ये बी एक्साइटेड स्टेट में होता है, और ये जब बी में वापस जाएगा तो फिर गामा रे फोटोन मिलेगा, मतलब इस एनर्जी का कुछ हिस्सा एक्साइटेशन में बच जाता है। हाँ पॉसिबिलिटी ये है कि एक्साइट हो ही ना, पॉसिबिलिटी ये है कि एक्साइट हो जाए, अच्छी खासी एनर्जी ले ले,
तो ये एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल की निकली वो एनर्जी 30.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम है। अब ये पता कैसे चला कि एक्साइट हो रहा है? बड़ा आसान था। मान लीजिए यही एक्सपेरिमेंट किया हमने, इससे जितने अल्फा निकल रहे थे निकलने दिए। अगर पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जाती तो हमेशा अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली इतनी ही मिलती। अगर एक्साइटेशन का लफड़ा ही नहीं होता तो पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जाती, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी मिलती। इसका मतलब अगर मैंने उस अल्फा पार्टिकल को मैग्नेटिक अल्फा रेज ये निकली मैग्नेटिक फील्ड में घुमा दिया तो ये एक पर्टिकुलर रेडियस में घूमता। लेकिन जब वाकई में एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये ऐसे घूमा, मतलब एक मैक्सिमम रेडियस तो फिक्स थी, उससे ज्यादा नहीं गया। मैक्सिमम रेडियस फिक्स थी। वो केस कौन सा है? जब पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक में चली गई, लेकिन कुछ छोटी रेडियस भी आई और कमाल की बात है वो क्वांटाइज्ड आई। ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं आया, ये स्पेक्ट्रम आया कि कुछ पर्टिकुलर जगह से ही अल्फा पार्टिकल निकल रहा था, मतलब कुछ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी ही अल्फा के लिए अलाउड थी। और ऐसा तभी हो सकता है जब इस 32 का कुछ हिस्सा एक्साइटेशन में जा रहा हो और एक्साइटेशन क्वांटाइज्ड हो। मतलब इससे साइंटिस्ट को पता चला कि आखिरकार न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी लेवल है, मतलब उनके अरेंजमेंट के हिसाब से एक एनर्जी लेवल है, अलग अलग अरेंजमेंट की अलग अलग एनर्जी है और वो क्वांटाइज्ड है कि कौन सा अरेंजमेंट लेंगे वो क्वांटाइज्ड है। और ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि वेव नेचर था यहां। तो दरअसल ये फॉर्मूला ऐसा था, ये समझ में आया। और इस केस में हमने ये जीरो माना, क्यों? क्योंकि हम ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। आया समझ में? कुछ पार्ट गामा रेज में जाएगा। और शायद एक बात समझ पा रहे हैं, हर न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ ऐसा होगा, क्योंकि हर न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस डिस्टर्ब हो रहा है। तो फाइनल स्टेट जो है, मतलब ये अल्फा बाहर निकला और जो स्टेट बनी जरूरी नहीं वो स्टेबल हो, इससे वापस स्टेबल में आएगा, गामा रेज फेंकेगा। तो चाहे वो अल्फा डिके हो, बीटा डिके हो, कोई भी डिके हो, लास्ट में गामा जनरली मिलेगा ही। कम या ज्यादा मिल सकता है, डिपेंड करता है किस स्टेट पे पहुंचा है, लेकिन जनरली गामा रेज आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ एनी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। तो शायद इस क्वेश्चन में पूरा समझ में आया होगा क्या बात कर रहा हूं मैं। कि फिर रिपीट कर रहा हूं, हुआ क्या? ए टूट गया दो में, तो उस न्यूक्लियस में से अल्फा बाहर निकला और बाइंडिंग एनर्जी एक थी, वो हमें लगा कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी में जानी चाहिए। लेकिन जब हमने देखा अल्फा को भेजा तो अलग अलग ऑर्बिट में गया, जिससे पता चला कि पूरी काइनेटिक एनर्जी अल्फा और न्यूक्लियस के पास नहीं है, कुछ गामा रेज के पास भी है। लेकिन बची हुई जो क्यू माइनस ई है वो तो इनवर्स रेशियो में बांट सकते हैं, वो तो काइनेटिक एनर्जी है। तो इसको हमने इनवर्स रेशियो में बांटा, इस केस में ये जीरो था, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी मिल गई, स्पीड मिल गई। उम्मीद है अल्फा डिके समझ में आ गया होगा। और ये मैं सिर्फ अल्फा डिके की बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी कोई भी डिसइंटीग्रेशन होगा, जो पार्टिकल्स आएंगे मोमेंटम कंजर्व होगा, एनर्जी इनवर्स रेशियो में बटेगी, कुछ एनर्जी का हिस्सा एक्साइटेशन में जाएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया एक्साइटेशन कितना है, एज्यूम इट जीरो। कई बार क्वेश्चन में लिखा ही नहीं होता है कि एक्साइट हुआ नहीं हुआ, तो हम मान लेते हैं एक्साइटेशन है ही नहीं। नहीं दिया तो हम जीरो मान लेंगे। वैसे सही क्वेश्चन क्या होगा, नहीं दिया तो ऐसा लिख दिया जाएगा, सो दैट समझ में आ जाए कि एक्साइटेशन जीरो ही है। ये और छापो, फिर क्वेश्चन देता हूं कुछ। क्वेश्चन करो। पेज 40, सॉरी 61, हाँ 61 पेज कुछ बुकलेट में 40 के आसपास है, गलत जगह लगा है। सिर्फ एक ही बुकलेट में गलत जगह है बहुत सारी। हाँ ठीक है, अगर ना मिले तो 40 के आसपास होगा। एक्सरेज की डीसीटी लगाई होगी, उधर एक एक्स्ट्रा पेज मिलेगा। हाँ नहीं है तो इसमें तो है ये दिक्कत। चलो पेज 61 ढूंढ लेना। इसका क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। पेज 62
क्वेश्चन 20। हो गए? पेज 61, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यू। न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी लेने की जरूरत नहीं। क्या आ गया? चेन्नई। क्वेश्चन 6, अरे एक, रिमूव अ न्यूट्रॉन। पहले तो रिएक्शन लिख लो। ये रिएक्शन है, इसका मास, इसकी क्यू वैल्यू, मास ऑफ कैल्शियम 2041, मास ऑफ कैल्शियम 2040, मास ऑफ न्यूट्रॉन। कैल्शियम का मास कितना दे रखा है? 40.962275। इसका मास कितना है? 39.962589। न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1.008665। एक मिनट उधम नहीं, इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने आप कैंसिल हो गए होंगे। पहले इन दो को जोड़ लेते हैं। कितने डिजिट हैं? 3 और 3 6, 3 और 3 6, 4 5 0 एक, इसके सही है ना? और 6 का कितना आ गया? 7 9 40। आंसर नेगेटिव आया। आंसर नेगेटिव आया, और आंसर नेगेटिव आया मतलब सॉल्व करने पे आ गया होगा -8.36। अब एक मिनट, हाँ, क्यू वैल्यू नेगेटिव आई मतलब इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर रिक्वायर्ड पूछा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, रिलीज्ड पूछा है तो नेगेटिव आएगा। चूंकि रिक्वायर्ड ही पूछा है तो आंसर विल बी बॉम्बे। ऑल्दो क्यू वैल्यू नेगेटिव आई है, लेकिन क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ही पूछा है तो आंसर हम पॉजिटिव ही देंगे। अब आ गए अपन क्वेश्चन 20, पेज नंबर 62। ये ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या आ सकता है, किसमें कंट्राडिक्शन नहीं होगा। 7n14, एक न्यूट्रॉन, लिथियम 37 प्लस, हाँ अब ये चेक करना है 7 और 3 थे। अब ऑप्शन में हमें चेक करना है 5 प्रोटॉन, पहला 5 प्रोटॉन, एक बीटा पार्टिकल। ये तो गलत हो गया, समझ गए? अगर ऑप्शन गलत है। बॉम्बे 2 अल्फा और 2 गामा, 8 और 7 15, ये भी गलत है। तीसरा 1 अल्फा, सही है। 4 प्रोटॉन, 2 नेगेटिव, -2 E -1 2 0। तो 3 और 2 5 और 4 9 2 7, नीचे 7 लिखा है। 4 और 4 4 4 8 15 15, ये सही है। चेन्नई सही है, दिल्ली गलत है। 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन गलत है। 4 और 3 7 8, सही तो है, सब कुछ सही तो है। बॉम्बे भी सही था, हाँ बॉम्बे भी सही है, सही है। ओके, बॉम्बे में मैंने ये 1 नहीं देखा था। हाँ बॉम्बे चेन्नई दिल्ली तीनों सही है। अरे एक मिनट, असली में क्या होगा हमें इससे मतलब नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा आंसर है?
वो वही बता सकते हैं हम, और तो कुछ है नहीं हमारे पास, जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी कंजर्व्ड हो और चार्ज भी कंजर्व्ड हो। अब अपन आगे कहे पे पेज नंबर 57 मिल रहा है, मिल गया। पेज 57 ये 228 होगा, वैसे उससे फर्क पड़ नहीं रहा है, नाम ही तो है। और इससे रेडियम बना और गामा रेस कितनी निकली? उम्मीद है रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका कुछ हिस्सा गामा रेस में, बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो Q में से 17.217 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हटा दो। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो मास के इनवर्स रेशियो में 224/228 और Q वैल्यू आएगी मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ रेडियम माइनस मास ऑफ हीलियम, दे रखे हैं। तो ये घटा लो, मेरे ख्याल से कितना 228.0 समथिंग, 224 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग निकाल लेना। आ रहा जो भी है, आ रहा था आंसर। मेरे ख्याल से यही पार्ट आ रहा था पूरा 5 ये 5.5 के आसपास आया था, तो ये पूरा आ गया 5.3 और ये काफी क्लोज है 1 के। लेकिन कॉन्सेप्ट वही कि एक्साइटेड स्टेट है, इससे ग्राउंड स्टेट में आया, कुछ एनर्जी इसने ले ली, बची हुई एनर्जी मास के इनवर्स रेशियो में बढ़ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आया। लेड से कुछ बना है अल्फा पार्टिकल, अल्फा 246। शांत रहिए। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी K है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी K इंटू 4/196 है और Q वैल्यू आया समझ? इसकी काइनेटिक एनर्जी K है तो मास के इनवर्स रेशियो में इसकी मिल गई और दोनों का सम ही Q वैल्यू है, तो आपकी मर्जी K की वैल्यू Q इंटू 196/200, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर Q 4/200। ठीक है, तो इसकी 5.77 है, तो इसकी है 5.77 इंटू 4/196, तो टोटल Q वैल्यू है ये। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉइल, और फ्रैक्शन पूछा है तो रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी ये है 5.77 4/196, टोटल है 5.77 4/196 प्लस 1, तो आंसर आया 196/200। 196/200 बिल्कुल सही रेशियो, रेशियो 1 मिनट 4/200, 4/200। अब क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से कंपेयर कर दो, इसको हाफ mv² लिख लो। चलो पक्का समझ में आया? इसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो इसकी मिल जाएगी, टोटल मिल जाएगी। इनमें से एक भी कोई गिवन है तो हम तीनों निकाल लेंगे। और चूंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था गामा रेज के बारे में, हमने 0 मान लिया। एक्साइटेशन के बारे में कुछ नहीं दिया था, हमने 0 मान लिया। मान लिया पूरा Q वैल्यू इन दोनों में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, हो गया? दो पकड़ो। चलो तो हमने देखा अल्फा डिके में, शांत रहिए, टू फोर, इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा
B is equal to Q minus E. E is excitation energy. और फाइनली ये B से B बन गया, तो इसमें एनर्जी बाहर निकली E. ये हमारा अल्फा डिके था, और इसमें हमने देखा कि अगर हम इन अल्फा को मैग्नेटिक फील्ड से पास करते तो ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनता, और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ये शो कर रहा है कि प्रेजेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स इनसाइड न्यूक्लियस. अब सेम यही हम बात करते हैं बीटा डिके की. बीटा डिके में ए से ए बी हुआ, और ए पे था जेड ए, जेड प्लस 1 ए माइनस 1 0, ये आया. अब इस दौरान अब ऐसे ही हमने क्या किया, इसको इससे पास कराया. तो हमारा प्रेडिक्शन क्या था, हमारा प्रेडिक्शन ये है कि ये बी एस्ट्रिक बनेगा, इससे बी में जाएगा. तो प्रेडिक्शन हमारा ये था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू माइनस ई, और दिस इज ऑलमोस्ट 0. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा इक्वल टू क्यू माइनस ई. यहां तक समझ में आया सब कि बीटा की काइनेटिक एनर्जी क्यू माइनस ई है, और ई हमारी क्वांटाइज है, तो ये पूरा क्वांटाइज है. तो ये स्पेक्ट्रम बीटा का डिस्क्रीट है. तो इसका मतलब अगर मैंने बीटा रेज यहां से फेंकी होती तो बीटा रेज का स्पेक्ट्रम भी ऐसा कुछ बनना था. ये कौन सा है, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और यहां अलग अलग एनर्जी लेवल है, E0, E1, E2, E3 एटसेट्रा. ये अलग अलग एनर्जी लेवल थे. डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, लेकिन समस्या ये हुई कि सभी साइंटिस्ट हैरान रह गए कि स्पेक्ट्रम जो बना वो ऐसा था. और इससे समझ में आए तो गड़बड़ हो गया कि यहां कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम अगर है, इसका मतलब एनर्जी लेवल कंटीन्यूअस है. फिर ये डिस्क्रीट, या तो ये गड़बड़ है या यहां कुछ गलत है. अब ये गड़बड़ तो था नहीं, यहां तो वाकई में देखा था कि डिस्क्रीट है. तो बीटा डिके में ये स्पेक्ट्रम जो हम डिस्क्रीट उम्मीद कर रहे थे वो कंटीन्यूअस निकला, और जिससे ये समझ में आया कि दरअसल बीटा अकेला नहीं है जो एनर्जी ले रहा है. तो बात हुई कि बी तो है, लेकिन बी जो एनर्जी लेगा वो तो निग्लिजिबल है. इसका मतलब कोई ऐसा पार्टिकल है जो कंपेरेबल एनर्जी ले रहा है बीटा पार्टिकल के. मतलब ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है. कुछ और निकला है, लेकिन ऊपर तो सही है, नीचे भी सही है. जो कुछ और निकला है, अब बात की वो फोटोन हो सकता है, तो फोटोन तो निकलेगा, वो तो कुछ देर बाद निकलेगा. अभी क्या निकला, समझ गए मैं क्या कह रहा हूं. गामा रेज फोटॉन्स तो आएंगे वो बाद में, मतलब अभी जो निकला है वो कुछ और है. समझ गए. और यही हमारा एंटी न्यूट्रिनो था. मतलब एक जो पार्टिकल निकला वो ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, मतलब रेस्ट मास भी नहीं है, जिसके पास चार्ज भी नहीं है, और वो निकल. अब ये किसी दूसरे तरीके से और एक्सपेरिमेंट से पता चला कि दरअसल एनर्जी लेवल तो दूर की बात है, इनके पास स्पिन भी होते हैं. ये पता चला कि इनमें एनर्जी लेवल तो होते ही हैं, साथ में जो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स, सभी के पास स्पिन भी होता है इलेक्ट्रॉन की तरह. अब जरा देखते हैं उस स्पिन का रोल यहां कहां आएगा. दरअसल इस दौरान देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z+1 बढ़ गया, लेकिन टोटल न्यूक्लियॉन तो उतने ही है. तो अगर प्रोटॉन बढ़े हैं तो न्यूट्रॉन कम हुए होंगे, और तभी तो इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ है. मतलब दरअसल इस दौरान रिएक्शन क्या हुई है कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूटा होगा. ये फील आया, तभी तो एक नया इलेक्ट्रॉन पैदा हो गया, नया प्रोटॉन बन गया और न्यूट्रॉन कम हो गए. तो यही हुआ होगा. और ये कितना है,
-1 0। लेकिन जब पता चला कि इनमें स्पिन भी होता है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये किसी भी डायरेक्शन में स्पिन क्यों ना कर लें कंजर्व नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के स्पिन जोड़ने पे या तो -1 आएगा या 0 आएगा या 1 आएगा। लेकिन इसका स्पिन तो +-1/2 है, मतलब ये स्पिन तभी ठीक हो सकता है जब कोई एक और पार्टिकल निकला होगा जिसने स्पिन लिया होगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए एक और पार्टिकल को निकलना था। तो दो तरीके से समझ में आया कि एक और पार्टिकल निकला है और जिसको नाम दिया एंटी न्यूट्रिनो, और ये इसके पास स्पिन है जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए आया। ठीक है, स्पिन बियॉन्ड स्कोप है कि स्पिन असली में क्या है, ये क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, बस ये समझिए कि ऐसे स्पिन कर रहे हैं या इस तरफ स्पिन कर रहे हैं, खुद की एक्सिस के अबाउट जो स्पिनिंग होगी इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्बिटल मोशन, ये उससे अलग है। खुद की एक्सिस पे घूमना स्पिन है, तो ये खुद की एक्सिस पे जो स्पिन कर रहे हैं उस स्पिन को कंजर्व करने के लिए ये आया। और यहां से भी समझ में आ रहा था कि कुछ और निकलना होगा, तो इसका मतलब अब हमें समझ में आया कि जो एनर्जी बट रही थी वो इन दो में नहीं बट रही है, अब इसने तो ना के बराबर ली, एक और है जो सिग्निफिकेंट एनर्जी ले सकता है, और अब वो एनर्जी एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन में बटी है। तो ओवरऑल क्यू वैल्यू 4 जन में गई है। क्यू वैल्यू है एक्साइटेशन में, यही इनडायरेक्टली गामा में, एक इसकी काइनेटिक एनर्जी, 2 जो कि निगलेक्ट हो गई, 3 4, और मेनली एनर्जी इन दो में दिखाई दे रही है। एक्साइटेशन के बाद जो बची वो इन तीनों में बटनी चाहिए, लेकिन ये तो हिल ही नहीं रहा है लगभग, ये दोनों आपस में ले रहे हैं। और जो हमने मास के इनवर्स में आंसर निकाला था वो 2 पार्टिकल के लिए था, यहां तो 3-3 पार्टिकल निकल रहे हैं, तो अब किसी की भी एनर्जी कितनी भी हो सकती है। जब 2 पार्टिकल हैं तो इनवर्स रेशियो में आंसर आएगा, 3 पार्टिकल हैं कुछ भी आंसर आ सकता था, और चूंकि कुछ भी आंसर आ सकता था तो ये एनर्जी कुछ भी ले सकता था, डिपेंड करता है इसने कितनी ली। तो इस तरीके से ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस आ गया। हां, किसी तरह हम इन दोनों की एनर्जी जोड़ देते तो इन दोनों की एनर्जी का सम डिस्क्रीट आता। ये फील आया, इन दोनों की एनर्जी का सम डिस्क्रीट आता, लेकिन वो फिर 2 हिस्सों में बट गई, इन दोनों में फिर टूट गई, और वो कुछ भी रेशो हो सकता था। इस वजह से ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आया। मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि एक और पार्टिकल निकला है, और कमाल की बात है ये पार्टिकल काफी तेज होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के करीबन। साइंटिस्ट ने कहा ये बहुत छोटा पार्टिकल है ना, बहुत मुश्किल है, समझ गए। इवन ये इतना ज्यादा मिस्टीरियस था कि 7-8 साल पहले ही पता चला कि इसका रेस मास 0 होता है। पहले यह माना जाता था कि इसके पास रेस मास है लेकिन काफी कम है। 7-8 साल पहले ही एक्सपेरिमेंट में पता चला कि नहीं, इसका रेस मास 0 है, पूरी प्रॉपर्टी फोटोन की तरह है, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी स्पिन। मतलब इस पर से तो क्वेश्चन नहीं पता, ठीक है। किसकी मास काफी बड़ा है ना, हाँ इनवर्स रेशियो में, लेकिन इनको एक सिंगल मान के अब तो इनवर्स रेशियो मान सकते हैं, इसके सेंटर मास को सिंगल मान लिया, ठीक है। हाँ, तो यहां से ये समझ में आया कि कुछ निकल रहा है। तो जो पता चलता है न्यूक्लियस के अंदर क्या है, एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकलते हैं, और रिजल्ट से फिर हम अंदाज लगाते हैं कि ये ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा। फिर किसी और एक्सपेरिमेंट से कंफर्मेटरी टेस्ट लगता है कि हाँ बात सही चल रही है। तो यहां ये मानने से स्पिन भी सही आ गया और ये भी सही, ये डिटेक्ट काफी दिन बाद हुआ था। मतलब ये पहले तो ये हाइपोथेटिकल कहा था कुछ निकल रहा होगा, फिर बाद में वाकई में साइंटिस्ट की बात सही निकली कि हाँ कुछ निकल रहा है। क्योंकि ये 2 चीजें निकल रही हैं, इनमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये नहीं होगी, लेकिन ये अंतर करना मुश्किल था इसमें और इसमें, क्योंकि आखिरकार ये भी तो वैसे ही है। अब ये बियॉन्ड स्कोप है कि बच्चों ने कि बच्चों बोल रहा हूं, हाँ मैं ये बोल रहा हूं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बियॉन्ड स्कोप है
कि इन्होंने आखिरकार किया कैसे, कि ये और ये कैसे डिटेक्ट किए, कैसे किए होंगे। इतना आसान होता तो इतने साल नहीं लगते उसका मास ढूंढने में। ठीक है, तो बस ये समझिए कि हमें क्वेश्चन सिर्फ एक ही आएगा कि क्या निकला, बस। वो क्या करता है कैसा है कुछ नहीं आएगा, और हमें क्या करना है, रट लेना है। जब जब न्यूट्रॉन टूटेगा एक एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलेगा, और जब जब न्यूट्रॉन बनेगा, और बनेगा कब, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो जब जब न्यूट्रॉन बनेगा एक न्यूट्रिनो निकलेगा, और एंटी न्यूट्रिनो है तो मैं एंटी का सिंबल लगा दिया मैंने। ये पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो था, बस सिर्फ इसका नाम आएगा और कुछ नहीं। तो ये इक्वेशन जो इनकम्प्लीट थी अब कंप्लीट हो गई। तो अब दोनों की वजह समझ में आई। ये इसका मतलब इसमें हमें कैलकुलेशन करने नहीं पड़ेंगे। कैसे, क्यू वैल्यू है, क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एक्साइटेशन में कितनी गई, वो एक्साइटेशन में दे दो। क्वेश्चन में दे रखा होगा एंटी न्यूट्रिनो कितना ले गया, उसको दे दो, बची हुई इसके पास है। और अगर पूछी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है, तो मान लो ये भी नहीं ले गया, ये भी नहीं ले गया, तो मैक्सिमम तो पूरी की पूरी क्यू ही हो सकती है। तो उसमें रेशो कुछ काम नहीं करेंगे अल्फा की तरह, इसमें तो सीधे गिवन ही होगा कि कौन कितनी एनर्जी लेके जा रहा है। तो इस बार अब हमारा ये सब प्रिडिक्शन हमारा गड़बड़ हो गया, तो क्या आया, क्यू वैल्यू माइनस ई, ये गामा रेज है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा, एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। पक्का समझ में आया। क्यू वैल्यू का कुछ हिस्सा गामा रेज में गया एक्साइटेशन में, बचा हुआ इन तीनों में, लेकिन डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर है, लेकिन इन दोनों की तो सिग्निफिकेंट है। लिखो, अभी क्वेश्चन देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या बात चल रही है। हाँ, पेज नंबर 60। मतलब समझिएगा बस कि याद रखने वाली कुछ चीजें हैं नहीं। पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 6, रिएक्शन देखें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इमिटेड। तो आपको कॉमन सेंस की तरह इस क्वेश्चन को समझना है, बीटा प्लस और न्यूट्रिनो, और ये वापस से 12C, ये बना नहीं है ढंग से, ये स्टार है, और ये 4.43 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन 6, पेज 60, डीसी, सॉरी कौन सा, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये लिखा है कि इस रिएक्शन में हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा मैक्सिमम निकालनी है। तो समझिए इस रिएक्शन की हमने कुछ वैल्यू, क्यू वैल्यू निकाल ली। कैसे आएगी, मास ऑफ नाइट्रोजन माइनस मास ऑफ कार्बन, और ये बीटा प्लस में एक 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का लोचा आएगा। ओवरऑल हम निकाल लेंगे कैसे करके, अभी हम निकालते हैं। कैसे ही करके हमने इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकाल ली। अब क्यू वैल्यू हमारे पास है, अब उस क्यू वैल्यू में से काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा प्लस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, बताओ कितनी, क्यू आ गया समझ। क्योंकि दरअसल ये तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये एनर्जी तो जानी है, बची हुई एनर्जी इन दोनों में जाएगी, लेकिन इन मैक्सिमम पूछा है, मतलब इसने नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी ली, पूरी काइनेटिक एनर्जी इसके पास आई। अब जरा देखें क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसमें एटॉमिक मास ऑफ 12N 12.018613 दे रखा है, लेकिन हमें तो कार्बन का भी चाहिए, कि वाकई में चाहिए, पता है। तो इसका निकालेंगे, तो मास ऑफ नाइट्रोजन माइनस 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, नहीं 7 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस मास ऑफ कार्बन माइनस 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आया प्लस कौन सा, और इसका रेस मास 0 था, इसका मास देखा हमने न्यूक्लियस का मास,
612, 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटा दिए, 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का, एक ये रिएक्शन दे रहा, ये मास डिफेक्ट आया, ये आया नाइट्रोजन का मास, कार्बन का मास, लेकिन यहां एक 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस हुआ है, -7 + 6, माइनस एक माइनस ही। नाइट्रोजन का मास कितना है 12.018613, कार्बन का कितना है एग्जैक्टली 12, -2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह है 0.018613 इंटू 931 -2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पता है लास्ट में हम 1 माइनस कर देंगे वैल्यू वैसे, ठीक है। तो ये 931 और ये इतना है, इसको 900 मानो, इसको 19 मान लो, तो ये बना 19 का 9 टाइम्स 171, समझ गए, लगभग 1 डेसिमल ज्यादा है क्या, 900, 1.9 का 9 टाइम्स था, सॉरी 17.1, लेकिन इसमें से ये इसका हमने घटा दिया 16 के आसपास, ये आ गया। अब देखिए जितना हमारा अप्रोक्सीमेशन है उसमें ही 1 का एरर है, शायद चलेगा, मतलब हमने कैसे भी एग्जैक्ट कैलकुलेट किया, आंसर निकाला, 16 आ गया। इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने पे मान लो 17.1 आया, उसमें से 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1 हटा दिया, तो 16 के करीबन आंसर आ गया। तो इसकी क्यू वैल्यू हमारी आ गई 16 के करीबन सॉल्व करने पे, लेकिन उसमें से 4.43 हमने माइनस कर दी, तो 11.6 के करीबन आंसर आएगा, तो 11.88 है, लगभग सही है। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन में बीटा प्लस तो मैंने पढ़ा ही नहीं अभी, फिर भी हमें उससे मतलब ही नहीं था बीटा प्लस होता क्या है, हमारा काम तो चल रहा है, ठीक है। मतलब आपको चीजें याद नहीं करनी, आपको बस रिएक्शन लिखते हुए आना चाहिए कि हम ऐसे लिखेंगे, प्रॉपर सॉल्व करेंगे। बस यहां नई चीज क्या थी कि काइनेटिक एनर्जी इन दोनों में जाएगी, कुछ इसमें जाएगा, बचा हुआ इन दोनों में किसी भी रेशो में जा सकता था, मैक्सिमम करना है तो इसका 0 मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का एक्सरसाइज का, फॉस्फोरस कन्वर्ट हुआ सल्फर में, ये समझ में आया। फॉस्फोरस पे 15 था, सल्फर पे 16 है, मतलब एक बीटा माइनस निकला होगा। फॉस्फोरस से सल्फर, ये 15 होता है, ये 16, 32, ई -1 0, और एक और निकला होगा एंटी न्यूट्रिनो। अब इसकी क्यू वैल्यू शायद ये ऐसा बना होगा। अब देखें लैंग्वेज क्या है, कौन सा है, 5वां, सम ऑफ ये, इस बार ये एक्साइटेशन की बात कुछ नहीं की, तो हमने मान लिया ये 0 है, हमने मान लिया एक्साइट हुआ ही नहीं, और पूछा है इन दोनों के पास एनर्जी कितनी आएगी, क्यू वैल्यू, ये आया समझ में। दरअसल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इनकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम लिखा होगा तो हम इसको 0 मान लेंगे। अभी ये पूछा है तो कुछ और नहीं, क्यू वैल्यू पूछी है, और क्यू वैल्यू निकालेंगे, इसके न्यूक्लियस में से इसका न्यूक्लियस का मास घटाओ, एक इलेक्ट्रॉन का घटाओ, आंसर निकालो। पक्का समझ में आया। और देखिए फॉस्फोरस का एटॉमिक मास गिवन है, सल्फर का एटॉमिक मास गिवन है। अब हमने जब सॉल्व किया इसके लिए तो ये बनेगा कैसे, तो मास ऑफ फॉस्फोरस -15 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, माइनस मास ऑफ सल्फर -16 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का मास मिला के घटा देना है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कट गया, तो इस बार हमारा मास ऑफ फॉस्फोरस एटम, मास ऑफ सल्फर एटम, और एटॉमिक मास ही क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। क्यू वैल्यू मिल गई, किस तरह बटना है वो तो हमें पता था ही। काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड सी है ना इसकी, इसका रेस मास 0 है और स्पीड सी है, और तो फोटोन के पास भी, तो फोटोन के पास एनर्जी नहीं होती, मास तो उसके पास भी नहीं होता, ठीक है। हाँ तो बस आपको ये देखिए, बीटा प्लस और के कैप्चर, 3 प्रोसेस बस इक्वेशन के साथ आपको समझनी,
x से y बना z a, z प्लस 1 a, e माइनस 1 0। और दरअसल इस दौरान एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, 0 1 1 1 माइनस 1 0 और 1, ये फालतू चीज निकली है। और Q माइनस ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी। आ गया समझ में? अब बीटा प्लस में सिंपली क्या होता, x से y बनता प्लस बीटा प्लस, तो पॉजिट्रॉन z a, z माइनस 1 a 1 0। तो इस दौरान एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है और इसके साथ कुछ और निकला है, ठीक है। और प्रोटॉन का 1 1, और जब जब न्यूट्रॉन पैदा होगा न्यूट्रिनो निकलेगा, जब जब न्यूट्रॉन खत्म होगा एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। और इस बार फिर से Q माइनस ई हो सकता है एक्साइटेड हो, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा प्लस और एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। तीसरा के कैप्चर, नाम से समझ में आ रहा है के कैप्चर में वाकई में के शेल का इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता है। न्यूक्लियस कभी कभी इतना पावरफुल हो जाता है कि के शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच लेता है। ऐसा तभी होगा जब प्रोटॉन कुछ ज्यादा हो जाए। आप जरा सोचिए कि के शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच ले तो एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर न्यूट्रॉन बन जाएगा। प्रोटॉन कम हो गया, न्यूट्रॉन बढ़ गए, यही तो चाह रहे थे। तो इसमें क्या होगा, जेड ए, एक इलेक्ट्रॉन की हमने किडनैपिंग कर ली, Z माइनस 1 से A बनाया, लेकिन इस दौरान दरअसल एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हुआ, न्यूट्रॉन बना, और जब जब न्यूट्रॉन बनेगा न्यूट्रिनो निकलेगा, सो दैट स्पिन कंजर्व्ड हो जाए। तो इसमें एक और पार्टिकल ये निकला। आया समझ में? तो इस पे देखिए कि ये कब कब निकल रहा है, न्यूट्रॉन बन रहा है, ये निकल रहा है यहां पे भी। और जरा देखिए इन सब से हमारा एटॉमिक नंबर बदल रहा है, नाम बदल गया, लेकिन ये प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्जन is possible only inside nucleus, because this conversion is governed by weak forces। ये नया टाइप का फोर्स है। जो 4 फोर्स पढ़े थे उसमें चौथा वीक फोर्स था। वीक फोर्स यहां आता है। वीक फोर्स के बारे में भी ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन वीक फोर्स भी जब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कन्वर्ट होते हैं ये तभी रोल प्ले करता है। कुछ है, इसका मतलब हम ये बाहर कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बाहर ये कन्वर्ट करना इतना ही आसान होता तो एटॉमिक नंबर बदलना आसान होता, तो हम गोल्ड के बगल वाले को गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते। समझ गया ना? तो हम किसी से गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते। तो अभी तो ये मुश्किल है बहुत, और हो सकता है कन्वर्ट होता भी हो, लेकिन इतना पैसा लग गया उसमें हम गोल्ड ज्यादा खरीद लें। कन्वर्ट करने में सेटअप इतना बड़ा लग गया और एनर्जी इतनी लग गई, जितने पैसे में हम और ज्यादा गोल्ड ले लेते। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कन्वर्जन वीक फोर्सेस की मदद से होता है, और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही वीक फोर्स एग्जिस्ट करते हैं अभी तक। पूरी फिजिक्स में अभी तक ही लगा है कि अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से, क्योंकि ये फिजिक्स कैसे बन रही है, क्या हो रहा है, उसके हिसाब से फिजिक्स बन रही है। पहले फिजिक्स नहीं बना दी है और उसके हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, नया कुछ हो जाएगा तो हम बदल देंगे। ठीक है, हाँ, तो इसमें मैं ये कह रहा हूं कि इसमें आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल आएंगे तो कैसे, कि क्यू वैल्यू पूछेंगे, और वो तो हमें कोई भी प्रोसेस हो क्यू वैल्यू लिखना आता है। आ गया समझ में?
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो एनर्जी गई कहां, तो वो बीटा में गई, बीटा प्लस में गई, एक्सेट्रा, वो हम कन्वर्ट कर लेंगे। इवन पूरी डीसीटी में शायद ही कोई क्वेश्चन बीटा प्लस बीटा माइनस का दिखे, जितने थे वो एक्सरसाइज में ही थे। पूरी डीसीटी में लगभग जनरल क्वेश्चन है कि इक्वेशन विक्वेशन दे रखी है, आप अंदाज लगाओ, उस इक्वेशन से प्रेडिक्ट करो। ठीक है, ठीक है। जनरली अल्फा डिके पे क्वेश्चन बनते हैं कि क्यू वैल्यू का कितना हिस्सा इनवर्स रेशियो में बट रहा है। तो जनरली यही क्वेश्चन बनता है कि अल्फा की एनर्जी दे रखी है, तो क्यू वैल्यू कितनी थी। अल्फा दे रखी है, उससे डॉटर निकाल लो, दोनों जोड़ दो, क्यू वैल्यू आ जाएगी, या इसका उल्टा। तो मात्र एक डीसीटी है, लेकिन बहुत जरूरी थ्योरी अच्छे से पढ़िए। थ्योरी, इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन, फिर डीसीटी।